शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशन खेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में। शो में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में एक्सपर्ट से उनका सुझाव जानते हैं और वो सुझाव आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव ने हेल्थ एक्सपर्ट से खास बातचीत भी की है। आज हमारे साथ स्टूडियो में इस खास प्रोग्राम में यानी कि खास कार्यक्रम में एक खास मेहमान जुड़े हैं। तो आज जो खास मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर अभिषेक बहादुर सिंह। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। थैंक यू प्राइम टीवी हेल्थ मंत्रा में मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज हम लोग साइनोसाइटिस साइनस पे के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन सारा मैं डिटेल में शेयर करूंगा। जैसा कि सर के बारे में बताएं तो वैसे तो वाजिब नहीं है क्योंकि सर अपने आप में ही एक बड़ी हस्ती हैं और लेकिन बताते चले कि सर लखनऊ के KGMU से हैं और एडिशनल प्रोफेसर के साथ सर डिपार्टमेंट ऑफ ENT, यानी कि आज हम आपको इसी से ही जुड़े कई सवाल बताएंगे, यानी कि सर उन सभी सवालों के जवाब देंगे। तो आपके जो भी सवाल हैं आज हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप तक उनके जवाब जरूर पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सर। जैसा कि हमने साइनस के बारे में काफी सुना है, तो साइनस होता क्या है और इसे कैसे पहचाने कि हमें साइनस का इन्फेक्शन हो गया है? देखिए, आम भाषा में जो हम साइनस कहते हैं एक्चुअली में ये पैरानेजल साइनसेस होता है। हमारे नाक के दोनों तरफ या ऊपर नीचे चारों तरफ कुछ हड्डियां होती हैं जिसके अंदर खोखलापन होता है, एक कैविटी होती है जिसमें कि एयर होता है, हवा फिल्ड होती है, जिसको कि हम पैरानेजल साइनसेस या आम भाषा में साइनसेस बोलते हैं। और ये हमारे स्कल में जैसे चीक बोन में होता है, इसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। फ्रंटल बोन में हमारे जो ऊपर यहाँ फ्रंटल बोन है इसमें फ्रंटल साइनसेस होता है। आँखों के बीच में एथमाइड साइनस होता है। और सबसे पीछे जो हमारे स्कल है, जो ब्रेन के नीचे एक स्फेनॉइड साइनस होता है। तो ये साइनसेस हमारे स्कल में बोनी कैविटीज़ होती हैं जो कि एयर फिल्ड होती हैं और इसके अंदर की लाइनिंग एक म्यूकोसा की लाइंड होती है जिसको कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि साइनस क्या होता है, कैसे होता है, हम इसे कैसे पहचाने। लेकिन सर अगर साइनस हो जाए तो उसके लिए क्या कुछ उपचार करने चाहिए और इसके लक्षण कैसे दिखाई, कैसे हमें पता करें कि हमें साइनस हो गया है? क्या लक्षण हमारे शरीर में पहले देखने को मिलते हैं? जब भी हमारे साइनसेस में इन्फेक्शन, किसी भी तरह से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसकी वजह से साइनसेस में सूजन आने लगती है और सूजन की वजह से हमारे साइनसेस के अंदर के सिक्रीशंस बढ़ने लगते हैं। तो उसकी वजह से हमारे नोज से डिस्चार्ज, जिसको हम लोग कहते हैं कि नेजल डिस्चार्ज आने लगता है। शुरुआत में आमतौर पर यह सफ़ेद होता है, बाद में ये सेकेंडरी इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से पीला या हरा भी हो सकता है। और हमारे अब इसी आधार पे जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है लक्षण के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि शुरुआती तौर पर नाक से ये नेजल डिस्चार्ज आता है, हमारा नोज़ ब्लॉक हो सकता है, नाक बंद हो सकता है, पूरे चेहरे पे हमारे फेस पे एक फेशियल प्रेशर या फुलनेस वाली फीलिंग हो सकती है, हमारे चेहरे में फुलनेस के साथ साथ हेडेक हो सकता है। और ये नेजल डिस्चार्ज नाक के अलावा गले में पीछे जा सकता है कि जिसको कि हम लोग पोस्ट नेजल डिस्चार्ज भी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ हमको एक बॉडी में एक जनरल फटीग सा या फीवर भी हो सकता है, जनरलाइज मलेज या एक जिसको कहते हैं कि एक सुस्तीपना वाला भी लक्षण होता है। तो लोकल सिम्टम्स जो हमारे साइनसिस की वजह से होते हैं और पूरे शरीर में भी हमें एक थकावट, फटीग भी और फीवर भी हो सकता है। तो हमने जाना कि साइनस के लक्षण क्या होते हैं
और कैसे पता चलेगा कि साइनस हो गया है? और सर ने बताया कि आपके जो शरीर में प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। लेकिन सर क्या इसका मतलब साइनस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? अगर बच्चों में हो जाए, और उनको कैसे बचाया जाए कि उन्हें साइनस ना हो? जी हाँ, बिल्कुल साइनस में संक्रमण किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, और ये ज़्यादातर जो लोग पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट या ऐसी जगह जाते हैं जिसमें कहीं भी इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि ओल्ड एजेस पीपुल या बच्चे, तो उनको ये संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा होता है। और आजकल हम लोग देखते हैं कि जब मौसम में बदलाव होता है, मौसम में हमारे इन्वायरमेंट में क्लाइमेट में चेंज होता है, तो ये संक्रमण ज़्यादा हो जाता है। जब भी हमारे एयर की क्वालिटी ख़राब होती है, हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, तो ये और संभावना बढ़ जाती है साइनस में इन्फेक्शन होने की, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स साइनस में इन्फेक्शन को ट्रिगर करते हैं और बढ़ाने की ऐड करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जिससे यदि किसी की भी यदि इम्यूनिटी कम हो और उसके साथ में उसमें संक्रमण, कहीं से भी संक्रमण मिल सकता है बाहर, और पोल्यूशन हो, एलर्जी हो, ये सब सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें साइनस में संक्रमण होने की संभावना रहती है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, और इसका जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो कैसे भी हो सकता है, और AQI लगातार जैसे कि AQI बढ़ रहा है, तो उसमें लोगों को कैसे बचना चाहिए जिन्हें साइनस है? जी हाँ, ये जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हवा है, हमारे नाक के थ्रू होके ही हमारे लंग्स में, फेफड़ों तक जाती है। यदि जो भी हवा हम इनहेल कर रहे हैं, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर, सड़क पे, कहीं भी वर्किंग एनवायरनमेंट जगह पे, यदि हमारी हवा की जो क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके अंदर डस्ट हैं, पोल्यूशन है, या धुआं है, या तमाम केमिकल हैं, या ड्रॉपलेट्स हैं, या वायरसेस के पार्टिकल्स हैं, या डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन है, फ्यूम्स हैं, तमाम तरह के एलर्जेंस हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, मोल्ड्स हैं, तो ये सब सारे फैक्टर्स ऐसे जगह पर, जैसे कि आप जानते हैं जहाँ भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, या इंडस्ट्रियल एरिया होता है, या पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ऐसे जगहों पे बार बार साइनसेस में ये सब चीज़ें जब जाती हैं, तो हमारे साइनसेस में वो इन्फेक्शन प्रमोट करते हैं। साइनसेस उन सब चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने के लिए ही हमारे साइनसेस बने होते हैं। लेकिन यदि हम इन सब डस्ट, पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स, एलर्जेंस का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा, तो जो हम एयर को इनहेल करते हैं, जो ब्रीदिंग के लिए अपनी नाक से सांस को लेते हैं, तो यदि संक्रमण का लेवल इतना बढ़ जाएगा, तो हमारे साइनसेस वो अपने नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देते हैं। रादर उनमें संक्रमण होने की वजह से वो और ज़्यादा नेजल डिस्चार्ज होने लगता है, उसमें सूजन आने लगती है, कि जिससे हम उस संक्रमण को कम कर सकें। और इसी समय वो लक्षण आना शुरू होते हैं कि जिससे हमारे नेजल से डिस्चार्ज आने लगता है, नेजल ब्लॉकेज होने लगता है, हमें कफिंग या खांसी आने लगती है। और ये सब जब हमारे नेजल साइनसेस भर जाते हैं म्यूकस से, और पुरुलेंट म्यूकस से, तो हमारे पूरे चेहरे पे, फेस पे, साइनसेस में प्रेशर फुलनेस की फीलिंग होने लगती है, जो कि हमें एज ए हेडेक या प्रेशर की फुलनेस जैसी चीज़ें कंप्लेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। रात में आपकी नींद खराब हो सकती है, डेली आप में एक फटीग सी आ सकती है, जिसकी वजह से आप अपने किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, और आपको कोई भी काम करने में आपको बाधा आएगी। तो जैसा कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि अगर आप सही समय पर सही सलाह लेते हैं और साथ ही साथ सही उपचार भी लेते हैं, तो आपकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं जिन्हें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, वो सही हो सकती हैं, क्योंकि ये छोटी ही समस्याएं आगे जाकर बड़ी हो जाती हैं। कई बार सर ऐसा होता है कि साइनस को बहुत छोटा समझकर हम लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं, और लेकिन ये जाके आगे ही जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, वो हमारे शरीर में ऐसी दिक्कतें कॉज कर देता है, ऐसी समस्याएं ले आता है कि जो बहुत खतरनाक साबित होती हैं। तो ये जो साइनस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं सर, और इनका खतरा किस स्टेज में जाके ज़्यादा बढ़ जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। साइनस में जो साइनोसाइटिस होता है, वो उसके टाइप्स हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि उसको साइनोसाइटिस में, साइनस में इन्फेक्शन कितने दिनों तक परसिस्ट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें साइनस में इन्फेक्शन किस तरह का है, उससे हम इसको क्लासिफाई करते हैं या इसको डिवाइड करते हैं। सपोज कि यदि जो हम एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं, वो ड्यूरेशन के हिसाब से कहा जाता है कि
अमूमन 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक 14 दिन तक ये परसिस्ट करता है और ये साइनस 14 दिनों तक ये इन्फेक्शन खत्म हो सकता है, तो हम इसे एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। यदि 14 दिनों के बाद भी इन्फेक्शन बना रहे तो 14 दिन 2 हफ्ते से लेके 4 वीक्स तक या 12 वीक्स तक 3 मंथ्स तक ये इन्फेक्शन सब एक्यूट साइनोसाइटिस कहलाता है। और 3 महीने के बाद और लंबे दिनों तक यदि साइनस के लक्षण यदि परसिस्ट कर रहे हैं, शरीर में हैं, तो ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहलाता है। दूसरी बात, यदि साइनसेस में किस तरह का इन्फेक्शन है, कोई भी साइनस में इन्फेक्शन ज़्यादातर अमूमन वायरल इन्फेक्शन होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कोविड वायरस भी साइनस में पहले इन्फेक्शन करता था और पूरे बॉडी में, लंग्स में फिर इन्फेक्शन फैल सकता था साइनसेस के साथ साथ। वैसे जितने भी कॉमन कोल्ड हैं या इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं या फ्लू वायरसेस हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया, ये सभी हमारे साइनसेस में ही इन्फेक्शन करते हैं। और इसके अलावा ये भी अमूमन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक ये सही हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए इसके ऊपर, तो ये लक्षण और बढ़ जाते हैं। हमारे साइनसेस में जो सिक्रीशंस होता है वो सफ़ेद की जगह पे पीला या गाढ़ा पीला या हरा नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, नेजल सिक्रीशंस हो सकते हैं, हमें नेजल फुलनेस बढ़ सकता है, हमारा हेडेक बढ़ सकता है, बार बार हमें कफिंग की शिकायत हो सकती है, गले में बलगम आ सकता है, नाक से बलगम निकलता है। तो ये, और यदि ये इन्फेक्शन परसिस्ट करे तो ये इन्फेक्शन साइनसेस के अलावा, चूँकि ये साइनसेस हमारे आँखों के बीच में हैं, ब्रेन के आसपास, ब्रेन के नीचे हैं, तो और हमारे बोन्स के हैं, और ये इन्फेक्शन साइनसेस से यदि बियॉन्ड द साइनसेस, साइनसेस के बाहर हमारी हड्डियों में चले जाएं या आँख में जा सकते हैं या ब्रेन के अंदर जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये साइनसेस एक कॉम्प्लिकेशन या जटिल अवस्था में पहुंच गया। इसलिए साइनोसाइटिस के इन्फेक्शन को समय रहते ही प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अन्यथा यदि ये कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है तो ये ऑर्बिटल आँखों में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या इंट्राक्रेनियल ब्रेन के अंदर भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि साइनसेस के इन्फेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसका एक प्रॉपर इलाज एवं उपचार कराना चाहिए कि जिससे कि इन्फेक्शन को हम सही समय पे बढ़ने ना दें, उसमें और इन्फेक्शन में जटिलताएं ना आने दें। जैसा कि डॉक्टर अभिषेक कई बार हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आमतौर पर लोग हमसे बताते हैं, लगातार उनके सवाल आते रहते हैं और हमसे पूछते हैं कि उनके नाक की हड्डी बढ़ गई है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उनको उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कटवानी पड़ेगी, तो ये कितना सक्सेसफुल होता है और कितनी श्योरिटी रहती है कि आप पहले जैसे हो जाएंगे, आपको बार बार एलर्जी नहीं होगी, बार बार जुकाम नहीं होगा, साइनस का इन्फेक्शन नहीं होगा? जी, जो नाक की हमारी हड्डी होती है, बीच की हड्डी जो होती है, जिसको कि हम लोग नेजल सेप्टम भी कहते हैं, अमूमन ये हड्डी जो एक ग्रोथ में, जब बच्चा ग्रोथ करता है अप टू एडोलेसेंट, जब बच्चा 16, 17, 18 साल तक होता है, तब तक ये नाक की हड्डी हमारे जैसे शरीर में सारी हड्डियां बढ़ती हैं, बॉडी बढ़ती हैं, तब तक ये हड्डी अपना बढ़ती है। लेकिन ये अमूमन ये नाक की हड्डी जो बढ़ने का एक ये मिसकॉन्सेप्शन है, नाक की हड्डी अमूमन टेढ़ी हो जाती है, इसका शेप बदल जाता है। ये अमूमन ये हड्डी सीधी होती है, यदि ये किसी भी तरह से टेढ़ी हो जाए, सी शेप हो जाए, या किसी भी तरह दाहिने या बाएं किसी भी तरफ यदि इसकी हड्डी का शेप बदल जाए, तो ये हड्डी को टेढ़ी होना कहते हैं, डेविएशन, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम बोलते हैं। नाक की हड्डी का डेविएशन होता है और इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नाक की हड्डी का थोड़ा सा टेढ़ापन एक नॉर्मल होता है। यदि ये टेढ़ापन बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे कि नाक में ब्लॉकेज हो, नाक से सांस लेने में यदि ऐसा लगे कि नाक से सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, नाक से सांस नहीं जा रही है, या इसकी वजह से साइनसेस में सेकेंडरी इन्फेक्शन बार बार होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर हम इस नाक की हड्डी का इलाज सर्जरी के माध्यम से ज़्यादा करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कि डॉक्टर अभिषेक हम जानना चाहते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, श्योरिटी क्या रहती है कि आगे इसका इन्फेक्शन नहीं होगा, साइनस नहीं होगा, और ये जो एलर्जी है ये आगे नहीं बढ़ेगी? देखिए, नाक की हड्डी और एलर्जी दोनों अलग अलग चीज़ हैं,
क्योंकि नाक की हड्डी जो होती है वो तो आपको नाक से सांस लेने में हमेशा दिक्कत करेगी, जिसको कि हम लोग मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। और एलर्जी जो है हमारे इन्वायरमेंट में होता है, हम जो इनहेल करते हैं उसमें एलर्जेंस होता है। और एलर्जेंस या एलर्जी, जिसको कि नेजल एलर्जी कहते हैं या एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, ये हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि हम किसी एलर्जेंस को, जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, या कभी कभी कुछ फूड पार्टिकल से भी एलर्जी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको एलर्जी हो या सबको किसी एलर्जन की वजह से एलर्जी के सिम्टम्स आएँ या साइनस के सिम्टम्स आएँ। ये कुछ लोगों को विशेष ससेप्टिबिलिटी होती है, कुछ लोगों को जेनेटिक होती है, जिसको कि ये एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। रही बात नाक की हड्डी टेढ़ी होने से, जो भी हमारे साइनसेस में इन्फेक्शन या हमारे नोज़ में ब्लॉकेज होता है या कभी कभी हेडेक भी हो सकता है, तो वो नाक की हड्डी का ऑपरेशन करने से बहुत ही कारगर होता है। और नाक की हड्डी सीधी हो जाने से उसकी काफ़ी समस्याएं का समाधान हो सकता है। डॉक्टर अभिषेक, हमारे पास एक सवाल आया है प्रांजलि का। उनका बच्चा है 5 साल का और उसे लगातार जुकाम रहता है और ये 2 महीने तक 3 महीने तक चला जाता है। और इसके साथ ही साथ जब वो मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन लेने के बाद वो सही हो जाता है, लेकिन उनका कहना है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई उसे इन्फेक्शन है या फिर उन्हें साइनस का टेस्ट कराना चाहिए, उन्हें जाँच कराना चाहिए, किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो जानना चाहती हैं कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों में साइनसेस का इन्फेक्शन भी होता है और बच्चों में खासकर एक हमारे साइनसेस के पीछे, नाक के पीछे एक टिश्यू होती है जिसे एडेनोइड टिश्यू कहते हैं। कभी कभी ये एडेनोइड टिश्यू भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्पेशली बच्चों के सांस लेने में उनको दिक्कत आती है। और जब सांस लेने में दिक्कत आती है तो उनको साइनसेस में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। और यदि किसी भी तरह का बच्चों में साइनस इन्फेक्शन हुआ है, यदि वो पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरह से नहीं किया गया है, यदि उसको इन्फेक्शन रेजिडुअल इन्फेक्शन है, तब भी बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। डॉक्टर प्रांजलि जानना चाहती हैं कि वो कैसी अपने बच्चे की लाइफ स्टाइल चेंज करें। क्या लाइफ स्टाइल में बदलाव करने से जो साइनस का खतरा है वो कम हो सकता है या टल सकता है, ये भी जानना जी हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि बच्चों में हेल्दी डाइट्स, हेल्दी फूड्स का हैबिट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हमारे साइनसेस या बच्चों के डेवलपमेंट के समय जब बच्चा एक हेल्दी फूड्स खाएगा, एक जिसमें की सारी चीज़ें हेल्दी होंगी, तभी वो साइनसेस हेल्दी होंगे, हेल्दी साइनसेस। और जो भी हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो भी डस्ट फ्री, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। और अमूमन बच्चों को किसी भी कोई संक्रमित आदमी हो तो उसके कांटेक्ट में आने से बचाना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, या कोई भी किसी के संक्रमण में आने से बचना चाहिए। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो मानी जाती है या कम मानी जाती है। तो ऐसे में यदि बच्चों की इम्यूनिटी का ख्याल अच्छे से रखा जाए, उनको हेल्दी डाइट्स और हेल्दी हैबिट्स, क्योंकि अमूमन क्या होते हैं, बच्चे कभी भी कोई भी चीज़ छू के तुरंत उसको अपने नाक में छू लेते हैं या अपने मुंह में डाल लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग की प्रॉपर ये जो हाइजीन प्रैक्टिस होती है, ये हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, जिसकी वजह से बार बार नोज़ में या साइनसेस में इन्फेक्शन ना हो और ये इन्फेक्शन आगे बार बार ना बढ़े। डॉक्टर अभिषेक, हम जानना चाहेंगे कि साइनस जब होता है तो कई लोग बोलते हैं कि हमें चावल खाने से मना किया गया है, ठंडी चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करने के लिए कहा गया है। तो क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? मेडिकल साइंस इन सारी चीज़ों को मानती है कि ये सिर्फ एक मिथ है? जी, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिससे हमारे साइनस के इन्फेक्शन या नोज़ के इन्फेक्शन बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग कोल्ड या ठंडी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और चावल खाने से ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ से आपको लगता हो, जो फूड पार्टिकल या जो ऐसी खाने जो होते हैं, अमूमन शुगर वाली ज़्यादा चीज़ें खाने से ये बढ़ता है, स्नैक्स की चीज़ों खाने से बढ़ता है। और कुछ घरेलू चीज़ें ऐसी चीज़ होती हैं जिसके खाने से कम भी होता है। हमारे घरेलू उपचार जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग तुलसी का पत्ता, अदरक या इन सब चीज़ों का काढ़ा बना के पीते हैं, या हल्का सा गुनगुना पानी पीते हैं। तो हम लोग ऐसे खाना खाने चाहिए जिससे कि हमको कोल्ड ना बढ़े और हमारा जो है कोल्ड को कंट्रोल रख सके। तो चावल
को खाने से ऐसे कोई साइनस में इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन यदि आपके खाने की हैबिट ऐसी है कि जिससे आपको लगता है कि चावल से ये थोड़ा ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि अगर आपको चावल या भी कोई भी, सिर्फ चावल नहीं, कोई भी ऐसा फूड है जो आपको लगता है कि आपके साइनस बढ़ने का कारण बन सकता है, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, कम खा सकते हैं और सही मात्रा में। कहा जाता है कि अगर हम सभी खाने में जो भी हमारी मात्रा है वो प्रॉपर डाइट लें और सभी की एक मात्रा फिक्स रखें, तो हम किसी भी बीमारी को हैंडल कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। लेकिन सर, हम जानना चाहेंगे कि साइनोसाइटिस से क्या कॉम्प्लिकेशंस, मतलब क्या समस्याएं होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? जी हाँ, साइनोसाइटिस यदि जब भी शुरू होता है हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और साइनोसाइटिस यदि अपने साइनसेस, जो भी हमारे साइनसेस हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस और स्फेनॉइड साइनस, इसके बियॉन्ड, इसके बाहर यदि साइनस का इन्फेक्शन चला जाए तो वो मतलब ये है कि ये एक जटिल अवस्था में पहुंच गया है, इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया है। और वो कहाँ पहुंचता, अमूमन ये हमारे स्किन तक आ सकता है, हमारे आँखों में, ऑर्बिट में, हमारे आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है और ये हमारे ब्रेन में भी जा सकता है। तो यदि किसी के शरीर की इम्यूनिटी कम है और साइनस का इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है, साइनस का इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो साइनस का इन्फेक्शन बढ़ के जटिल अवस्था में जाने की संभावनाएं रहती हैं। और साथ ही साथ यदि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है या किसी को कैंसर का इलाज चल रहा है या किसी को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, किसी को स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है, तो ऐसे लोगों में साइनस का कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों में साइनस के इन्फेक्शन को प्रॉपर तरीके से उसके डायग्नोसिस बना के और सही समय पे सही इलाज, और इलाज ये मेडिकल फॉर्म में भी हो सकता है और सर्जिकल फॉर्म में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन का एक्सटेंट क्या है, इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है और इन्फेक्शन किस किस साइनसेज में है। उसी साइनसेज के आधार पर हम मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट को कंबाइन करके उसका इलाज करते हैं। कई बार डॉक्टर अभिषेक ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि साइनस हो गया है। अब मतलब साइनोसाइटिस से बचाव के लिए उनको लगता है कि कई बार उनकी नाक से जो है ब्लड आ रहा है, तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है साइनस की, या फिर ये भी कोई मिथ है कि ऐसा साइनस से नहीं होता है? जी, साइनोसाइटिस में अमूमन नाक से ब्लड नहीं आता, लेकिन यदि नाक में किसी भी तरह का ड्राइनेस है या तो ब्लड सामान्यतः आ सकता है। और यदि किसी को इन्फेक्शन है तो ब्लड आ सकता है, लेकिन ये ब्लड बहुत कम होता है। और किसी का इन्फेक्शन ना हो या साइनोसाइटिस हो और उसको परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो और ब्लड आ रहा हो, तो फिर उसको एक जांच की ज़रूरत होती है कि उसका पूरा प्रॉपर नेजल ENT चेकअप की ज़रूरत होती है, एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये किस एज ग्रुप में है और इसके साथ साथ क्या लक्षण है। उसके नोज़ में ब्लॉकेज तो नहीं है, नाक बंद तो नहीं है, कोई इसके साथ में ट्यूमर तो नहीं है, मास तो नहीं है, किसी तरह का कैंसरस एलिमेंट तो नहीं नाक के अंदर या साइनसेस के अंदर डेवलप हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम सारे फैक्टर्स को उसकी प्रॉपर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, नेजल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन और ज़रूरत पड़ती है तो उसको साइनसेस का हम लोग CT स्कैन भी करा के इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं और तब ये डिसाइड करते हैं कि ये ब्लड का क्या कारण हो सकता है, सामान्य कारण है, साइनोसाइटिस है या कोई और कारण है। जैसे साइनोसाइटिस की बात चली है तो जानना चाहेंगे डॉक्टर अभिषेक कि साइनोसाइटिस होता क्या है और इसके उपचार के लिए क्या कुछ करें और कारण क्या होता है कि बार बार ये लोगों में हो जाता है, कैसे हो जाता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जानकारी जानना चाहेंगे आपसे। जी, जब भी हमारे नाक के आसपास साइनसेस में, पैरानेजल साइनसेस में वायरस या बैक्टीरिया या फंगल या किसी भी इन समूह का संक्रमण हो जाए या कभी कोई ऐसा फैक्टर हो, केमिकल हो, इरिटेंट हो या एलर्जेंस हो, तो नाक में हमारी जो म्यूकोसा होती है, जिसकी एक लेयर कवरिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसमें संक्रमण होने से सूजन होता है और हमारी म्यूकोसा का सिक्रीशंस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी नाक में जो नेजल डिस्चार्ज या म्यूकस डिस्चार्ज शुरुआती तौर पर नेजल
जो सफ़ेद डिस्चार्ज आता है, और इसमें यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ऐड हो जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से ये जिसको हम लोग कहते हैं पुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब नाक से जो नेजल डिस्चार्ज है, नाक से जो बलगम आता है वो पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, और इसके साथ साथ हमारे नाक में नाक बंद सी महसूस होती है जिसको नेजल कंजेशन या नेजल स्टेफनेस कहते हैं। हमारे साइनसेस फुल ऑफ नेजल सिक्रीशंस के साथ साथ म्यूकस के साथ साथ भर जाते हैं, तो पूरे चेहरे पे लगता है कि एक फुलनेस सा, प्रेशर सा लगता है। और जो साइनसेस में हमें फुलनेस लगता है या भर जाते हैं उसके आधार पे हमारे सिम्टम्स आता है। यदि हमारे चेहरे के चीक बोन्स में यदि फुलनेस हो तो फेस में प्रेशर लगता है। यदि हमारे फ्रंटल साइनसेस में फुलनेस हो तो फ्रंटल हेडेक भी हो सकता है। हमारे इथमॉइड साइनसेस में यदि साइनोसाइटिस हुआ हो तो हमारे आँख में पेन हो सकता है। यदि स्फेनाइड साइनस में हो तो डीप हेडेक, ऑक्सीपिटल हेडेक भी हो सकता है। और इसके साथ साथ में ये संक्रमण कान तक भी जा सकता है, गले में भी जा सकता है। तो जब भी साइनस का इन्फेक्शन होता है तो वायरस इन्फेक्शन कहा जाता है कि ये 7 से 10 डेज में, 7 से 10 दिन में यह वायरस का इन्फेक्शन खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में यदि ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है या हमारा संक्रमण नहीं ठीक हो रहा है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या और भी तरह का फंगल या एलर्जेंस या केमिकल उसके प्रभाव की वजह से हो सकता है। तो इसकी डायग्नोसिस, सही तरह से इसकी डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पे जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमें एक तो बॉडी को रेस्ट देना चाहिए और हमें अपने हाइड्रेशन का बहुत अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए। हमें फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी पीना चाहिए और हमें गर्म स्टीम इन्हेलेशन, गर्म पानी का भाप लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साइनसेस का जो ड्रेनेज होता है वो बहुत ही छोटे होल से, छिद्र से होता है। जब ये छिद्र बंद हो जाता है तो हमारे साइनसेस में एयर ख़त्म हो जाता है। तो जब हम भाप लेते हैं तो ये सिक्रीशंस जो हैं वो निकलते हैं और एयर हमारे साइनसेस के अंदर जाता है। तो साइनस का संक्रमण बहुत ही जल्दी सही होने की संभावना होती है जब हम बार बार गर्म पानी का भाप, स्टीम इनहेलेशन लेते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि आपको अगर साइनस हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, इससे बचाव कैसे करें। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, हम जानना चाहते हैं कि साइनस के लिए कोई थेरेपी, अगर कोई थेरेपी या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसी जिससे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, लगातार ये बढ़े ना, इसके लिए क्या कुछ उपचार करना चाहिए, दवाइयों से लेकर, लाइफ स्टाइल से लेकर, और कोई थेरेपी या फिर कोई एक्सरसाइज है तो? जी हाँ, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी को अच्छे से हमेशा हाइड्रेट करके रखें, फ्लूइड्स अच्छे से अच्छे लें, और जो भी हमें खासकर इस समय मौसम में जैसे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ऑरेंज हुए, लेमन हुए, कीवी हुआ, तो जो भी मौसमी फल है हमें खाना चाहिए, खासकर सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए। और कभी कभी हम जल नीति या नेजल सलाइन स्प्रे हम लोग कहते हैं, सलाइन स्प्रे से हमारे नाक में सूखापन नहीं होता, क्योंकि आजकल हमारी नोज़ में ड्राइनेस की भी, मौसम में जो ड्राइनेस होती है वो ड्राइनेस की संभावना होती है, नेजल ड्राइनेस होता है जो कि इन्फेक्शन को प्रमोट करता है, इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए या नेजल सलाइन स्प्रे करना चाहिए, तो हमारे बॉडी में ये साइनस इन्फेक्शन और संक्रमण होने की संभावना कम होती है। और यदि किसी पार्टिकुलर चीज़ से हमें एलर्जी होती है, जैसे कि डस्ट से या पॉलन ग्रेन से, तो उससे भी हमें बचाव करना चाहिए। और हेल्दी डाइट एंड फ्रेश एयर यदि हम इनहेल करेंगे तो निश्चिततः हम साइनस के इन्फेक्शन को बहुत ही अच्छे तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि हर बार हम आपसे कहते हैं, हमेशा अपने एपिसोड के अंत में हम आपसे बार बार कहते हैं कि सही समय पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार। तो आज डॉक्टर अभिषेक के माध्यम से साइनस से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब हमने आपको अपने खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा के जरिए दिए हैं। तो एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू स्वप्निल जी, प्राइम टीवी पे मुझे इन्वाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साइनस इन्फेक्शन आजकल जिस तरह का मौसम है
और पोल्यूशन इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत ही ज़्यादा हर आदमी को, हर लोगों को ये साइनस का इन्फेक्शन हो रहा है, हर आदमी इससे पीड़ित है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, इससे हम आशा करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसा कि सर ने बताया है कि ये छोटी मोटी चीज़ें हम हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और इनका ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन आपके शरीर में, आपकी बॉडी में छोटी मोटी दिक्कतों का जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं उन्हें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही दिक्कतें आगे चलकर खतरनाक साबित होती हैं हमारे लिए। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। तो आज आपने हमारे इस खास शो में जानी हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा खास शो हेल्थ मंत्रा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। शांति डायग्नोस्टिक सेंटर सभी तरह की मेडिकल जांचों के लिए उन्नाव का सबसे विश्वसनीय संस्थान। पता रोशनखेड़ा निकट CHC पूर्वा उन्नाव। हमारे यहाँ मेडिकल जांच की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अगर आप